लाइव है? Seriously, the attendance, they are absent because of the test? नीचे है? अच्छा. Okay. So, dear students, I'm live. Just check. Check. Can you see me? Can you hear me? Is the audio video good to go? Quickly tell me. Join in fast so we can start. So very, very good morning to live streaming students. Good morning to all my face-to-face students. Morning. Yes. I know you all are eagerly waiting or not waiting for the test because the attendance doesn't say that. Good morning. I thought test है इसलिए तुम गायब हो गए. लेकिन there is a surprise. The test is not today. The test is tomorrow. शायद तो कल ही ले लूंगी टेस्ट, ऐसे लग रहा है. तो आप जिस दिन के लिए प्लान करके आएंगे ना, आज टेस्ट है तो आज क्लास नहीं जाएंगे या ऐसा कुछ सीन होगा ना, सो द टेस्ट में नॉट बी ऑन द सेम डे. कि इधर जाने वाले थे, क्या प्लान था? सुबह 8 बजे किधर घूमने को जाने वाली थी तू 8 बजे? So good morning to all the live streaming students. On a serious note, जो Kahoot ऐप पे मुझे टेस्ट लेना था, I have to just change a few questions because the same test I've been taking, so I don't want the same question, so I wanted to change the question. So yesterday I didn't get the time to do that. I will do that today, and then I will take the test tomorrow. Is that okay? Yes. So, yes, Ankita, I'm all good. I hope you all are also great, right? सो अभी हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा अपना टॉपिक. सो अगेन द कंक्लूजन इज, आज टेस्ट है क्या? नहीं. अभी यहाँ पे थोड़े बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे ना, देखना अभी फिर से वही सवाल आएगा. देन मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा आज टेस्ट नहीं है, आज टेस्ट नहीं है. टेस्ट कभी है? कल है. ठीक है. हाँ, मोस्टली कल तो ले ही लूंगी टेस्ट, है ना. कोई एब्सेंट मत रहना तुम लोग. कभी है? हाँ, अकेली घूमने जाने वाली है. अकेली घूमने जाने वाली है 8:30 बजे. ठीक है. Okay, now let's understand the test. First three winners will be given some prize also. So whoever is first three, be it live streaming or be it face to face, whoever name comes on the first three, there will be some prize that I'll declare tomorrow, and then we'll see. Okay, is that okay? Yeah. So मुस्कान, मैं आज नहीं ले सकती टेस्ट में, मुझे तो टेस्ट कल ही लेना है. ठीक है. हाँ, अब सुनना. अब स्कैम बोल रहे बच्चे. यस, बट टेस्ट कल ही है. बट कल सब लोग उसी टाइम पे ना, आई नो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स कुछ बच्चे लेक्चर्स बाद में देखते, डोंट डू दैट. अटेंड इट हियर ओनली राइट नाउ टुमारो एट द सेम टाइम. So one time when everybody gives, then the result is also, you will know your marks immediately. You've given the right answer or wrong answer, you will come to know immediately. So there's nothing about it. So it's fun way of doing that test. ठीक है. तो कल हम लोग वो टेस्ट करेंगे. और यस, अब मैं थोड़ा सा रेसिडेंशियल स्टेटस करने से पहले आई जस्ट वांट टू डू अ क्विक रिवीजन ऑफ द बेसिक्स. सो 20-30 मिनट्स का एक रिकॉर्डिंग. व्हाट हैपेंस नो, देन आई यूज दिस रिकॉर्डिंग, वी पुट इट ऑन यूट्यूब. सो वंस योर सो रिकॉर्डिंग ओनली ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई वांट टू डू. सो क्या होता है, देन चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब. So what happens when you have this revision lecture available on YouTube, it's very easy for you to revise the particular chapter. So most of the chapters would be there. So I think this is not there. So now I'll do the recording of the basic concept. Of course, marginal relief and all problems I'm not doing. I'll do a quick 20-25 minutes revision हो जाएगा पूरा basic chapter का. एंड क्लास में तो जनरली जब मैं रिकॉर्डिंग लेती हूँ कोई रिवीजन किसी कॉन्सेप्ट का, दिस इज 20-25 मिनट्स. आई डोंट टेल यू. जनरली मैं क्या करती हूँ, आई टेल यू टू डू ऑडियो रिकॉर्डिंग इन द क्लास. सो कुछ अलग से कॉन्सेप्ट होता है ना, सो आई टेल यू ओवर द कॉन्सेप्ट ओनली, राइट डाउन ऑडियो रिकॉर्डिंग, एंड देन यू कैन डू ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन योर मोबाइल एंड यू विल हैव सम 7-8 मिनट्स का ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना. तो 7-8 मिनट्स का ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया तो आप वो कभी भी रिवीजन के फॉर्म में सुन सकते. हे मग माझं ऑन करून जा रिकॉर्डिंग. ऑनच आहे, मग तुम्ही तसं कटच करून द्याल का? बरं ठीक आहे, डन. ओके, ऑल राइट. सो मैम आज लाइव के लिए टेस्ट. ओ माय गॉड, आज नहीं है टेस्ट, टेस्ट कल है. आपने तो एकदम मिनी हार्ट अटैक, माय गॉड. आपने तो एकदम मिनी हार्ट अटैक दे दिया. क्या टेस्ट नहीं है बोल के ऐसा? ओके,
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सो टेस्ट कल ही होगी। टेस्ट आज मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज ऑफ दैट कहूट ऐप का जो भी मुझे करना था वो मैं कल ही करूंगी, ठीक है? yes, so let us focus and now I'll do a quick revision of your basic concepts and then I'll continue with residential status. You don't, I've not given you the questions for residential status, na? The soft copy I've not shared with you all, right? Let me see what is the status with me. I have it, okay. तो मे बी आज आपको मैं बाद में शेयर, क्योंकि आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्टार्ट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का, ठीक है? एक सेकेंड ना, आई जस्ट ओपन। ओके, आर यू ऑल रेडी? यस। All right. So dear students, let's have a quick revision of the chapter, the basic concepts, that is introduction. From this chapter, the main and the key parts are the tax rates. So let's have a quick revision. So first of all, we are going to study which Finance Act. We are studying Finance Act. So what are we doing? We are studying the Finance Act that's applicable for you all is Finance Act 2022, which becomes applicable for May 23 and November 23 exams, right? Is that okay? The budget that's coming next is not going to have any impact on your exams at all. Now this Finance Act जो applicable होता है AY, it's for PY. What's the PY? PY is 22-23 and AY is 23-24, correct? So कौन सा AY है? AY है 23-24. Perfect. Yes. Now let us understand what you have to know here. The tax rates. What are the tax rates over here? The tax rates are going to be the same for whom? What are the tax rates for individual, HUF, AOP, BOI, AJP? So it's the same ladder system, that is 0 to 250. Come on, repeat with me. 0 to 250, 0%, 250 to 5 lakhs, 5%, 5 lakhs to 10 lakhs, 20%, about 10 lakhs, 30%. Is that okay? यस ना, ओनली अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो ही उसमें कॉन्सेप्ट होता है सीनियर और वेरी सीनियर, रेसिडेंट के लिए ही। हाँ, रेसिडेंट जो इंडिया में रहता ही नहीं है उसको वो सीनियर हो या नॉन सीनियर हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता ना। ओनली इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन माने 60 years and above and very senior means 80 years and above, your BEL will be increased from 2,50,000 to 3 lakhs for a senior citizen, and for a very senior citizen it will be increased to 5 lakhs. Is that okay with everybody? Yes. Now this is what you have to understand about the tax rates for individual HUF, AOP, BOI and AJP. Now इनका जो हमने इनफैक्ट बहुत अच्छे से we have that yeah, one second. So we have this individual HUF, AOP, BOI. So here अगर individual resident है तो ही senior citizen का concept है. Purposely in the exam you have to pay attention and remember that they will give you NR and they'll purposely give you the age. And then you get tempted कि oh NR है and the age is 60, NR है and the age is 82, 65. Then you take the slabs of senior and very senior. This is accident spot. अब नहीं होगा, but जब exam में question आता है that time under pressure you tend to make a mistake. So मैं ना समझदार लोग जो होते हैं ना वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। आपकी खुद की गलती से सीखना आपको 6 महीने कॉस्ट कर सकता है। इट्स टू एक्सपेंसिव। Do you understand that? Yes, so learn from others' mistakes. So I have all these mistakes. I'll tell you this is the accident spot. आपको वहां एक्सीडेंट नहीं करना। तो एनआर पर्पस एग्जाम में दिया जाएगा और उसकी एज दी जाएगी 65 years, 85 years, एंड देन यू विल गेट टेम्पटेड टू ट्रीट इट लाइक अ सीनियर या वेरी सीनियर। बॉस, एनआर में सीनियर और वेरी सीनियर का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। एनआर को 87A का रिबेट भी नहीं मिलता। रिबेट अंडर 87A इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू एनआर।
Correct? Yes. Now, what about the surcharge? Surcharge is like this, above 50 to 1 crore, above 50, हाँ, above. तो exact 50 पे ये एक और गलती होती है, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होता है, आप लर्न करके बार बार एग्जाम स्टडी लीव में या जो भी आप जब आप प्रिपेयर करते हो आप लर्न करते हो 50 to 1 CR, 50 to 1, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट. एग्जाम में देन यू विल गेट कंफ्यूज कि यार 50 पे सरचार्ज लेना है या नहीं लेना है. क्लासरूम में आपको कॉन्फिडेंस है, कंफ्यूजन सारे कहाँ होते हैं, एग्जाम हॉल में. सो व्हाइल लर्निंग ओनली डोंट से 50 to 1 crore, no no no, you always have to say above 50 up to 1 crore, above 50 up to 1 crore. So you know it's above 50, up to exact 50 पे surcharge will not be there. So above 50 to 1 crore it's 10%, above 1 crore to 2 crores it is 15%, 2 to 5 25, and above 5 37%. Is this a rate applicable for everybody, individual, HUF, AOP, BOI, AJP? AOP of course has an exception, I'll come to that. Now what is AOP? There is an exception of course. Health and education cess का rate क्या है? 4%. Now for a firm, LLP, local authority, tax rate is flat rate of 30%. मतलब उनको basic exemption limit नहीं मिलता, उनको basic exemption limit नहीं मिलता. सरचार्ज उनके लिए एक ही रेट है, फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी वी आर ब्लेस्ड, वी हैव ओनली वन सरचार्ज रेट, अबाउ 1 crore 12%, अबाउ 1 crore 12%, perfect. And health education cess is same for everybody and that is 4%. Company has been divided into two parts, you have domestic company and you have foreign company. Tax rates, domestic company का आज का टैक्स का रेट PY 22-23 is dependent on their turnover in PY 2021. Please understand it is dependent on their turnover in the year PY 2021. So PY 2021 में जाने का, turnover देख के वापस आने का. इस साल का पर्पसली आपको इस साल का टर्नओवर देंगे कंफ्यूज करने के लिए और टर्नओवर उस साल का देंगे, ये सारे एक्सीडेंट स्पॉट्स होते हैं, सेम ट्रिक्स. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. इस साल का टर्नओवर देखने का क्या नहीं, टर्नओवर कौन से ईयर का देखने का, गो टू PY 2021, go to PY 2021, check the turnover of that year and then decide what is going to be the tax rate and then decides what is going to be the tax rate. Is that okay with everybody? Yes. So if the turnover there is equal to or less than 400 crores, that means you're a small company and then we will charge tax at only 25%. Otherwise we will charge you tax at 30%. Again, no basic exemption limit. Is that okay with everybody? Yes. Now please understand domestic and foreign company. What is a domestic company? Domestic company is a company which is a Indian company plus a foreign company which is arranging payment of dividend, which makes arrangement for payment of dividend. Is that okay to everybody? Yes. Now foreign company के लिए tax का rate is 40%. Now here surcharge का rate you have to remember 7-12-2-5, 7-12-2-5, 7-12 और 2-5. तो कैसा है? Above 1 crore. Again remember, don't learn 1 to 10. No, that's wrong. It's above 1 crore. Above 1 crore up to 10 crores it is 7%. Above 10 crores it is 12%. And for a foreign company, above 1 crore up to 10 crores it is 2%. And above 10 crores it is 5%. Is that okay? Yes. Health and education cess is 4% for everybody. There is no change in that. Cooperative society के tax slabs up to 10,000, what is the tax rate? 10%. 10,000 to 20,000, 20%, and above 20,000, 30%. Cooperative society का 7-12. Cooperative society का same like a domestic company and that is 7-12 surcharge है. Okay. AOP का of course यहाँ पे health and education cess का rate is going to be the same, which is 4%. There is no change in that. So this was tax rates for all. This is important from the exam viewpoint, MCQ viewpoint. This is a very important concept. Exception मेरे हिसाब से काफी important है because this is an amendment that has happened in Finance Act 22. So ये amendment कहाँ हुआ है? Finance Act 22 में. तो मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. नाउ एओपी के लिए जनरली क्या टैक्स रेट्स होंगे मैम? अबाउ 50 to 1 crore, अबाउ 1 to 2, 2 to 5, वो जो होता है ना 10, 15, 25, 37. बट एओपी के जब मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनीज होती है, सिर्फ कौन होती है? Companies. When the members, so this is a very important amendment from this chapter and all amendments are very important for your exam because you are learning Finance Act
22। तो आपके एक्ट ने जो भी अमेंडमेंट्स किए होंगे वो आप थोड़ा सा अलग से आपने फोकस करना चाहिए। सो एओपी अगर जब सिर्फ मेंबर्स होते हैं, सो अंडरस्टैंड अबाव 50 lakhs to 1 crore you will have 10% and above 1 crore 15%। इसका रीजन निर्मला सीतारामन जी ने ये बताया कि कंपनीज का अगर आप सरचार्ज का रेट देखो, सिर्फ कंपनीज का सरचार्ज का रेट देखो तो वो क्या होता है 7-12। यार तुम इधर 7-12 तो छोड़ दो, तुम 10, 15, 25, 37, 10, 15, 25 एंड 37 तक जा रहे। देन एओपीज ने ना गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन किया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो बहुत बार बिजनेस के लिए हमें जॉइंट वेंचर करना पड़ता है, बहुत बार रिक्वायरमेंट भी होता है कि आपको फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक अकेले कंपनी को नहीं देंगे, यू विल हैव टू क्रिएट अ जेवी। So it's a requirement that companies come together and do business. Individually हमको टैक्स का रेट कम लगता सरचार्ज का, हम एओपी बना रहे तो तुमने बहुत टैक्स का रेट लगा दिया। देन निर्मला सीतारामन से ओके ओके आई कंसीडर, डोंट वरी। देन शी सेड फाइन, एओपी जहां पे मेंबर्स ओनली कंपनीज होना चाहिए, मतलब एक कंपनी एक फर्म, बॉस यू डोंट फॉल इनटू दिस, all the members should be only companies, then this exception surcharge rate will apply. I have a strong feeling that somewhere in the May exam this would come. If it doesn't come in the May, then it is going to come in November. Some form of MCQ or something should be given on this, because this is a important amendment that has been taken place by Finance Act 22. Okay, is that okay to everybody? Yeah, generally जो tax rates होते there are normal and there are special. So special we are learning it further, so there's no problem about that. Now of course tax rate जो मैंने आपको बताया, undisclosed income is taxed at 78% under section 115 BBE. So this is taxed at 60%, surcharge 25, and health and education says 4%. This is not maths wala totaling, this is the income tax wala totaling. By now we understand the effective rate हम कैसे calculate करते हैं. Is that okay with everybody? Yes. Now in this chapter, what is one more thing is very important, जो exam view point से आपके लिए important है, because introduction chapter में otherwise तो it's just the introduction, हर chapter की मुंह दिखाई होती है, तो बाकी इसमें कुछ इतना जरूरी नहीं होता है. So what is another thing that is very important here is this, the Finance Act के जो schedule है, ये वाला part. So the first schedule, so schedule first of the Finance Act 22, it gives you PY 22-23 के tax rates, ये applicable होता है PY 22-23 मतलब AY 23-24. So part 1 देखो, part 1 is gives you, part 1 हमेशा start करेगा tax rates for the last year. So generally you know ये जो part है it comes as an MCQ or somewhere question में आ सकता है, ठीक है. Pihu Agarwal, ma'am, arrangement of dividend, please explain one more time. Any company which has decided to declare dividend here in India would be treated as a domestic company. Generally, declaring dividend means you must maintain a shareholders register in India. So if you have a shareholders registered in India कि जिस दिन आप dividend दे रहे हो उस दिन जो shareholders है उनको dividend पहुंचाया जाएगा, तो आपने एक शेयर होल्डर्स का रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना जरूरी होता है, प्लस और कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, ठीक है. All right. Now, part 1, part 2, part 3 and part 4. ये आपके schedule 1, first schedule जो आपका finance act होता है, it is made of 298 sections and 14 schedules. So please understand part 1, part 2, part 3 and part 4. अब 4 part से beginning हमेशा कहाँ से होगा? इंट्रोडक्शन से, कि यार जान लो ना पहले के रेट्स क्या थे और अब जानो आपके रेट्स क्या है. सो पार्ट 1 इट ऑलवेज स्टार्ट विथ लास्ट ईयर्स रेट्स, सो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ द रेट्स ऑफ लास्ट ईयर, मतलब PY 21-22 मींस AY 22-23. Part 2 will always give you TDS rates other than salary. Of course, अब part 2, part 3, part 4, अभी आगे का जो भी part है वो current year के लिए हो गया. सिर्फ part 1 पुराना है, सिर्फ part 1 पुराना है, बाकी के तीनों current year के हिसाब से दिए जाएंगे. Finance Act 22 अप्लाई होता है PY 22-23, मतलब current year है PY 22-23 means we are talking about AY 23-24. पार्ट 2 देता है TDS rates other than salary. पार्ट 3 देता है the TDS rates for salary which are also the income tax rates which I have taught you. ये जो slabs है, this is given in schedule part 3. So you will find the current taxation rates where part 3. Current tax rates where do you find in part 3. Part 4 is how to compute the net agri income. Can I ask you a question here? Next Finance Act जो आएगा, नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट वो कौन सा होगा? फाइनेंस एक्ट 2023. द नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट दैट विल कम इज फाइनेंस एक्ट 2023. इज दैट ओके?
अब फाइनेंस एक्ट 2023 जो आएगा उसका पार्ट 1 क्या होगा? Part 3 will become the part 1. Part 3 of this Finance Act will become the part 1 of the next Finance Act. देखो, मैं इस साल में पार्ट 3 करंट रेट्स दे रहे, अब मुझे जाना है नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट, तो पार्ट 3 को बोलने का रुक रुक, तू अभी पुराना हो गया, अब पार्ट 3 कहां चला जाएगा? पार्ट 1 में. पार्ट 3 becomes the part 1 of the next finance act. फिर से बोलना, part 3 becomes the finance act, oh sorry, part 3 becomes the part 1 of the next finance act. जेपा देखो, ये कॉन्सेप्ट जब आप पहली बार पढ़ते हो आपको लगता है ओ ये क्या है, बट जब रिकैप करते हो, रिवीजन करते हो, तो यू आर लाइक अरे वी नो दिस. Do you understand that? Yes. So part 1 will give you last पुराने rates, part 2 TDS के rates, part 3 TDS के rates for salary, which is also the income tax rates, and part 4 tells you how to compute net agri income. पार्ट 3 ऑफ एनी फाइनेंस एक्ट, जो पार्ट 3 होता है वो उसके करंट टैक्सेशन के बारे में बताता है. तो मुझे इस साल का फाइनेंस एक्ट अगर पढ़ना होगा और इस साल के टैक्स रेट्स पढ़ने होंगे तो आई शुड ओपन पार्ट 3. This year's part 3 will become, yes, correct? Yeah. So these are all parts about the Finance Act. Schedule 1 है. Do you know there are 14 schedules in the Income Tax Act? These schedules are giving you the tax rates. If I want to see the tax rates, they are given in the first schedule. Kavya, these are the tax rates given in the first schedule of the Finance Act. Okay. Now, of course, we know the computation, the 5 heads, GTI, NTI, deductions, then we know tax, we know surcharge, we know all of this. Yeah, you know the cess and everything. Now, there's one point about rebate that's a common mistake that students can do. I don't want you to make a mistake in rebate. First, please note it down. You know that rebate is under section 87A. ये किसको मिलता है? Resident individual whose NTI is above or up to? NTI is up to 5 lakhs. So can you answer, if my NTI is exactly 5 lakhs, will I get rebate? क्या मुझे rebate मिलेगा? Yes. If my NTI is less than 5 lakhs, will I get rebate? Yes. If my NTI goes above 5 lakhs, will I get rebate? The answer is no. करेक्ट. दिस रिबेट, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल को है ना, जनरली सब कुछ इंडिविजुअल और एचएफ का आगे आप जब जाओगे ना आपको पता चलेगा इंडिविजुअल और एचएफ की काफी सारी चीजें सिमिलर होती है. तो कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू, एचएफ को भी ना रिबेट दे देते और बहुत बार एनआर को भी रिबेट दे देते. एचएफ को तो दे ही देते और बहुत बार किसको भी दे देते, एनआर को भी दे देते. इज दैट ओके विद एवरीबडी? Yes, so this is about the rebate under section 87A. तो 87A का रिबेट लेना है. बेटा जो सरचार्ज के रेट्स होते हैं, सरचार्ज के रेट्स में क्या होता है, द सरचार्ज के रेट्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर सर्टेन कैपिटल गेन्स व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न फर्दर इन द चैप्टर. सरचार्ज के रेट्स कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन के लिए थोड़े से अलग होते हैं, सो यू आर गोइंग टू लर्न दैट सेपरेटली इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन. इट्स गोइंग टू गेट कवर्ड, बट आई विल आल्सो बी डूइंग क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू दिस. ठीक है. अब इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में एक और बात इंपॉर्टेंट होती है, वो बर्थडे वाली. डू यू रिमेंबर दैट इफ समबडी इज सेलिब्रेटिंग हिज 60th बर्थडे, मान लो तो बाबू राव का 60th बर्थडे इज कमिंग ऑन 1st April 2023. एक्चुअली ही इज अ सीनियर सिटीजन. एक्चुअल में वो सीनियर सिटीजन कब बन गया बॉस? ही इज एक्चुअली अ सीनियर सिटीजन इन PY 23-24, बट income tax and CBDT give him a birthday gift and they treat him as senior citizen. They treat him as senior citizen. So they treat him as a senior citizen when, yeah, so they treat him as a senior citizen in PY 22-23 itself. करेक्ट. दे ट्रीट हिम एज अ, मतलब क्या हो रहा है, 31st March अगर आप देखेंगे ना PY 22-23, his age is 59 years. His age is 59 years. But do we treat him as 59 years? No. एक साल पहले से हम उसको बोल देते यार एक ही दिन का फर्क है, तो you will treat him as a senior citizen in PY 22-23 itself.
but actually he becomes a senior citizen in PY 23-24. Is the same applicable for your 80th birthday also? So there is a CBDT notification which says that अगर किसी भी person का 60th या 80th birthday 1 अप्रैल को आता है तो हम उसको सीनियर सिटीजन 1 साल पहले से ही ट्रीट करेंगे. तो हिज एक्चुअल वो सीनियर सिटीजन PY 20. ऑफ कोर्स दिस इज एप्लीकेबल ऑफ कोर्स टू ओनली अ रेसिडेंट इंडिविजुअल. मैम एनआर में तो सीनियर नॉन सीनियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. ये सीनियर वेरी सीनियर का कॉन्सेप्ट कहाँ होता है? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल. सो अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल इज सेलिब्रेटिंग इज 60th बर्थडे ऑन 1st अप्रैल, सेलिब्रेटिंग इज 80th बर्थडे ऑन 1st अप्रैल, तो हम उसको 1 साल पहले ही सीनियर सिटीजन ट्रीट करेंगे. तो उसको क्या फायदा हुआ? ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ हायर BEL. 2.5 लाख के बदले आइदर BEL 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख के बदले BEL 5 lakhs हो जाएगा. Is that okay with everybody? Yes, sure. Is that clear to everybody? Yes. Another important thing here is just understand that accounting, method of accounting, there are 2 methods of accounting. What are the 2 methods of accounting? You have cash basis and you have mercantile. So there is cash and there is mercantile. So you have cash system and you have mercantile system. You are allowed to follow both in your maintaining your books of accounts. But what about income tax? Income tax says only PGBP and IOS will consider the method of accounting followed by assessee. माने अगर assessee अपनी books cash system पे रखता है तो हम भी income tax में cash system के हिसाब से income tax working करेंगे. अगर assessee mercantile basis पे अपनी books रखता है तो हम भी income tax का working mercantile basis पे करेंगे. लेकिन जो बचे हुए 3 heads है salary, house property and capital gains, they just don't care. They don't bother about the method of accounting you do. Ma'am, then how do? They have their own rules. They have their own rules. They'll not follow cash or they'll not follow mercantile. You try and go them. नहीं मैंने ना salary का working ना cash system पे करो. He says I don't care. You go and tell them do the salary working on mercantile. It says I don't care. I have my own rules here. Do you understand that? Yes. So method of accounting was important. Part 1, part 2 was important. Which finance act we are studying is important. I discussed the tax rates with you in this. Of course, surcharge से related जो AOP का change हुआ वो काफी important है. Surcharge से related capital gains में भी कुछ part होता है जो आपको बाद में पता चलेगा. There is concessional tax regime which is 115 back. Yeah, you know ना, there's a 115 series which is 115 Bob, back and bad. Archita, okay, wait. For that question, I just need to hold on. Wait now. So, ये concessional tax regime हम कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा? In the last chapter, you will be studying it further. Acha, this chapter is not going to be complete unless and until you do not do questions relating to marginal relief. Now, what happens in marginal relief? You are getting marginal relief only if the tax payment is very high on account for which reason? Surcharge. सरचार्ज की वजह से तुमको दर्द हो रहा है. और दर्द क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, माय इनकम इंक्रीजेस बाय दिस मच बट माय टैक्स एंड सरचार्ज इंक्रीजेस बाय मच मोर अमाउंट. देन यू से यार इनकम 100 रुपए से बढ़ रहा है लेकिन तुम टैक्स 120, 116 ऐसा ले रहे तो कैसा चलेगा? है कि नहीं? देन गवर्नमेंट से रोने का नहीं, विल गिव यू अ मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ में आपको जो नियरेस्ट होता है ना, 1 crore इज नियरेस्ट, 2 crore इज नियरेस्ट, 50 इज नियरेस्ट, उसके साथ कंपेयर करना है. And then you have to compare increase in income कितना हुआ, increase in tax plus surcharge कितना हुआ. अगर increase in tax is more than increase in income, then you will get a marginal relief. Marginal relief कहाँ से माइनस होता है? टैक्स प्लस सरचार्ज से माइनस होगा. रिलीफ शब्द यूज किया तो वो टैक्स से माइनस होता है. डिडक्शन की जगह GTI के बाद है. एग्जम्पशन को इनकम में एड इच नहीं करते. Is that okay? Just go through. Is there anything important that I have told you and I have not just covered it up in this revision? 1 minute. Yes. AR. There's a concept of average rate. Yes, exceptions also I'll cover. Average rate and MMR. Average rate is tax liability divided by NTI, total income, into 100. That's the average rate. MMR is used as a punishment where I don't know right now. क्या बोलने का? MMR कभी कभी इनकम टैक्स यूज करता है एज अ पनिशमेंट. MMR is maximum marginal rate. It is the highest tax rate.
It is the highest tax rate applicable to a इंडिविजुअल का हाईएस्ट टैक्स रेट देखते हैं कंपलसरी. एमएमआर की डेफिनेशन ही बोलता है इंडिविजुअल का हाईएस्ट टैक्स रेट देखने का, कंपनी का नहीं, फर्म का नहीं, एलएलपी का नहीं. एमएमआर क्या होता है? हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल इन दैट ईयर टू द इंडिविजुअल. सो ये देखो बेटा, इंडिविजुअल का आमिर मैम एचयूएफ का कोई एग्जाम्पल, anybody can do HUF. There are so many clients who have grandfather is doing a कपड़े की दुकान है, वो आगे बेटे को दे रहा है. So any businessman, any trader जो भी आपके दुकान है, proprietor का एक एग्जाम्पल दो. ऐसा कैसे देंगे? proprietor है, HUF है. any person who is doing business together with a joint family is an example of HUF. Okay? Yes. MMR. MMR is the highest tax rate applicable to the individual for that year. So beta, what is here the tax rate? Let's understand. The highest rate is 30. Tax ka. Surcharge ka highest rate is 37. Health and education cess का highest rate is 4. Don't do 30 plus 37 plus 4. Maths वाला totaling नहीं करना है. कौन सा totaling करना है? Income tax वाला totaling. What is the meaning of income tax वाला totaling? Tax के ऊपर surcharge, tax plus surcharge, उसके ऊपर आएगा health and education cess. So what is the effective rate? Effective rate is 42.744. So it's 30 का tax plus 37 plus 4% health and education cess. आपके AY के लिए marginal rate is 42.744%. Is that okay to everybody? So MMR rate is used sometimes. एक जगह मैं आपको बोलने वाली हूँ, जब मैं TDS का चैप्टर सिखाऊंगी तब आपको MMR के बारे में डिस्कस करूंगी. MMR is a punishment कि नहीं कोई स्लैब नहीं, directly pay tax at MMR 42.744 as a punishment because you've not followed some rule in the income tax. Do you understand that? Okay. Now, very important, generally PY ka return is filed in the AY, but there are 5 exceptions. You have to read this carefully. There are 5 exceptions where income of the PY is taxed in the PY itself. Okay. फर्स्ट इनकम इज, अच्छा मार्जिनल रिलीफ सबको मिलता है, एनआर को भी मिलता है, रेसिडेंट को भी मिलता है. डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस एवरी टाइम. मैंने रिबेट सिखाते वक्त सिखाया इट्स अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट. अगर मार्जिनल रिलीफ सिर्फ रेसिडेंट को मिलता तो मैं बोलती, लेकिन मैंने यूज नहीं किया ये शब्द. मतलब मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू ऑल. Don't create these confusions in your mind. Your life will become complicated if you stay around playing like this. Okay? Yes. Now let us understand. ये तो just एक पहला chapter है. अब सुनना. What is it? 5 exceptions where income of the PY is not going to be taxed in the PY, not in the AY, but in the PY itself. पहला होता है NR. NR doing shipping business. He comes to India to do shipping business. क्या गारंटी बाद में टैक्स देगा कि नहीं, वो वापस आएगा कि नहीं? तो बेस्ट इज वी टेल देम, बॉस पे योर टैक्सेस एंड देन यू लीव. हाउ डू वी मेक देम पे द टैक्सेस? वी आस्क देम टू एस्टिमेट. व्हाट इज एस्टिमेटेड एज देयर? या सो 15 7.5. We estimate the income to be 7.5% of the freight. On that income you calculate tax, and जो भी tax आता है they're supposed to pay it. Is that okay to everybody? Yes. So on that they have to calculate tax, and then they have to calculate the tax, pay it, and only then they can leave the India. They did not wait for the AY. So I can assess their income, ask them to pay the taxes, do all the compliances in the same year itself. तो NR इंडिया में आ रहा है शिपिंग करने के लिए, या a Indian person is leaving India with no intention of coming back. How does AO come to know this? AO comes to know this through माइग्रेशन ऑफिस से डेटा कलेक्ट करते हैं. वहां से पता चलता है if anybody is not just going for tourism but is leaving India and has applied for a different kind of a visa. So if a person is leaving India with no intention of coming back, he is leaving in December. So April to December के इनकम का हम उसको बोलेंगे pay your taxes, file your return, complete everything, and only then you leave India. That was second. Third, AOP, BOI, AJP form for a particular event. That event is over. Form for a particular event, that event is over. Then file your taxes and complete your every work. Similar to this is discontinued business. If a business is discontinued, AO can ask you to file the returns immediately. Correct? And what is the fifth one? 5 है ना? चेक करो क्या है, नहीं याद आ रहा है? हाँ, a person is selling a property with the intention of not paying the
taxes. So you're selling property with the intention of not paying the taxes. Then also AO can ask you to file your taxes immediately. Is that clear to everybody? So these are the 5 exceptions that you have to understand. These are the 5 exceptions that you have to understand. ठीक है? Now ये exceptions हो गए, MMR हो गया, average rate हो गया. Check anything else? Of course, अच्छा, illegal income, is it taxable? Yes. Illegal income मतलब is also called as undisclosed income. Undisclosed income पे what is the tax rate? 115 BBE, it says 78%. Correct? Casual income पे tax rate क्या है? 30%. 30 plus applicable surcharge plus cess. This is 115 BB. Casual income का example बोलना? Lottery income, gambling, betting on a horse race, game shows, all this is, no, this is not illegal. दिस इज लीगल रे बाबा. आई कैन गो एंड पे. लॉटरी खरीद सकते. लॉटरी तो गवर्नमेंट रन होती है. लॉटरी इलीगल नहीं है. इलीगल मतलब अनडिस्क्लोज्ड. अनडिस्क्लोज्ड मतलब जो आप बता नहीं रहे हो. जैसे इंडिया में क्रिकेट पे बेटिंग करना इलीगल है, तो तुमने क्रिकेट पे बेटिंग करके 20 लाख कमाए और पुलिस को टिप मिला कि अभी क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया में, सो यहाँ एक रूम में सब लोग मिलके बैठे, दे वाचिंग द मैच एंड देयर इज बेटिंग गोइंग ऑन. सो पुलिस वहां पे रेड करती है, दे गो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कॉल करते हैं एंड देन दे फाइंड आउट, देन ये इनकम आपका पकड़ा गया. दिस इज अनडिस्क्लोज्ड इनकम. दिस विल गेट टैक्स्ड एट 78%. कैजुअल इनकम इज लीगल. लॉटरी खरीदना लीगल है. स्टेट गवर्नमेंट रन ही होती है लॉटरी, तो गवर्नमेंट की होती है लॉटरी. सो लॉटरी इज लीगल. गोइंग ऑन अ हॉर्स रेस एंड बेटिंग ऑन अ हॉर्स इज लीगल. कसिनो इन गोवा इज लीगल. गोवा में लॉ है. बेटिंग ऑन लैंड इज इलीगल. गैम्बलिंग ऑन लैंड इज इलीगल. इसलिए गोवा के सारे कसिनोज कहाँ है? वाटर, शिप में. झेपता है क्या तुमको? क्रूज पे, वहां पे. डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स कैजुअल इनकम. दैट इज टैक्सेबल एट 30%. समझ में आ रहा है? Yes. So everything okay with this? Anything that we've left out? No. So that was about a quick recap of what? Basic concept. Of course, you have to now solve what questions on marginal relief, and there's a little bit part of surcharge on capital gains. Is that okay? Yes. All right. So I'm done with this. Should I come back to residential status? Yes. So I think this was a quick revision that we did. Now here, let us understand. India वाला concept ठीक है, that you can read it. Revision में नहीं हुआ, but it is otherwise done. Okay? अब residential status. Residential status में मेरे को क्या question answer होता है मेरे को वो बताओ. मेरा residential status का chapter गायब हो गया क्या? किधर है? हाँ, मिल गया. Got it. Yes. What question? Now back to residential status. Sit straight, all charged up, spine cord straight, and eye contact with your teacher. When you have an eye contact with the teacher, your understanding is thorough. You don't get distracted. Do you understand that? Yes. Live streaming students सारे बच्चे focus करेंगे, ठीक है? जल्दी उठ गए अच्छे बच्चे की तरह, बहुत अच्छी बात है. वो सब जल्दी उठ के आए आज लेक्चर देखने के लिए, नहीं तो वो शाम को दोपहर को आराम से यूट्यूब पे देखते हैं, बिकॉज दे थॉट देयर इज अ टेस्ट. यू ऑल्सो केम फॉर द टेस्ट? नो, बट कम टुमारो फॉर द टेस्ट नाउ. Okay, yes. Now let us understand. The question that we will get an answer for residential status is what? Tell me, do I have to pay tax in India? अच्छा, एक मिनट वो जाने दो, मुझे एक चीज बोलो. अभी 30-40 मिनट्स में रिवीजन हो गया? इसको बोलते हैं, जब मैं आपको बोलती हूँ ना, समथिंग दैट टुक अस 10 hours, 20 hours, you should be able to revise it in 30 minutes. नाउ नेक्स्ट रिवीजन जब रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, अगला रिवीजन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का 15 मिनट में करना चाहिए. कितनी देर में करना चाहिए? 15. उसको छोड़ना नहीं है. You leave it, you will forget it. You forget it, then आज का जो 30 मिनट है वो वेस्ट हो गया. वेस्ट हो गया. बिकॉज अगर आपको वही चैप्टर रिवाइज करने को फिर से 40 मिनट्स या 1 hour लग रहे, फिर मतलब आपने जो पहले टाइम स्पेंड किया वो आपका वेस्ट हो गया. You should never, when I was a student, on Sunday, I never studied anything new. I didn't study, ऐसा नहीं, I had to study, this is not possible. I didn't study anything new.
On Sunday, I would pick up something that I have not studied in last many days. ये 15 दिन हो गए accounts का ये chapter नहीं किया. Open any page, any question and start solving it. That was a kind of revision. You have to do this is brain mapping. एग्जाम में ना चैप्टर्स बच्चे बोलते हैं हम ब्लैंक हो गए. ब्लैंक नहीं हो गए, आप स्विच इन स्विच आउट नहीं कर पा रहे हो एक चैप्टर से दूसरी चैप्टर में, एक कॉन्सेप्ट से दूसरी कॉन्सेप्ट में. उसकी आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी. एवरी संडे यू विल हैव टू सिट एंड रिवाइज. डू यू अंडरस्टैंड? अब रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आपको तो वो रिवाइज करना है. रेसिडेंशियल स्टेटस भी आपका 40 मिनट्स में हो जाएगा इतनी बार आपका अच्छे से. बट नाउ सी यू आर कॉन्फिडेंट व्हाट आई कुड सी सम ऑफ द फेसेस एंड आई कुड गेट द फीलिंग कि बस मैम ये आता है अभी बोर हो गया. दैट वॉज योर फीलिंग. वी नो दिस मैम, फिर से आप इसका रिविजन लेने वाले हो. बट दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इफ यू फोकस एवरी चैप्टर हम ऐसे करेंगे कि आप बोर हो जाओगे और बोलोगे बस मैम. समझ में आ रहा है आपको? यस, ओके. बट उसके लिए आपको रोज क्लास आना पड़ेगा, है ना? Okay, now what is the question that we are going to answer? What is the question that you're going to answer here? That do I have to pay tax in India? Boss, the answer for this question is dependent on two things. And what are the two things? My residential status, and second, what is the nature of income that I earn? अच्छा, यहाँ पे बीच बीच में कुछ और सवाल आ रहे थे. त्रिशूल मेरा आज 11 o'clock होगा, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, देयर इज नो टेक्निकल इशू. आई वेंट टू द क्लास yesterday and we had a technical issue, so I couldn't take the lecture for more than 10 minutes. The sound was not clear, video was not clear, but today I think I would be able to do it. Okay, Trishul is a revision batch for May 23. Okay, चलो अब बेसिक कंडीशन. कल का चार्ट आपको याद है क्या? चलो मेरे को बोलो. इंडिविजुअल कैन बी अ रेसिडेंट, कैन बी अ नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डिपेंड्स अपॉन बेसिक कंडीशन. कितनी बेसिक कंडीशन? 2 बेसिक. इफ आई सेटिस्फाई वन, if I satisfy both, if I satisfy none, oh, to become a resident I can satisfy any one or both the basic condition. पक्का? क्लैरिटी है? और हम एकदम आइंस्टाइन ने कि एक दिन में याद हो जाएगा. अगर चार्ट देख के आंसर देना है तो देना, बट आंसर सही देना. there is absolutely no harm in turning your pages, looking at it. ओपन बुक टेस्ट से तो सही करके आओ. ऐसे मैं होमवर्क जब देती हूँ ना तब बोलूंगी ट्रीट दिस लाइक अ ओपन बुक टेस्ट. नोट्स देखो, पढ़ो और सही आंसर लेके आओ. ठीक है? दैट्स द फन ऑफ लर्निंग. अब ये बताओ, आप आर बन गए तो बाद में क्या होगा? मैम आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. चलो चलो, आप क्या बन सकते हो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इज दैट ओके? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं है. दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब जाके ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे. दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब जाके ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे. इज दैट ओके? यस. सो नाउ yesterday I just introduced to you the additional condition. So I'll read out the additional conditions here. So here are the additional. First let's recap the basic conditions. चलो मेरे साथ सब लोग basic condition बोलना. पहला क्या है? First one, in India, in the PY for 182 days or more. फिर से in India, in for 182 days or more. एक सेकंड ना. डन. ओके, ठीक है. तू थांब पण 10:30 हाँ ठीक है. ओके, माय लेक्चर इज देयर ना. कल 11 o'clock लेक्चर लिया. साउंड वाज नॉट क्लियर, वीडियो वाज नॉट क्लियर, सो समटाइम्स टेक्निकल इश्यूज हैपन. सो दैट्स व्हाट दे हैव कम अर्ली एंड दे डन टेस्टिंग एंड दे टेलिंग मी इट्स ऑल रेडी. सो कल इश्यूज आ गए थे, बट होपफुली टुडे दे वोंट बी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दैट समटाइम्स व्हेन आई आल्सो टेक लेक्चर्स ऑन YouTube, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन हियर एंड कभी-कभी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है? द वे यू रिएक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. छोटी चीज से ना दिन खराब नहीं करके लेने का. ऐसा मैंने वो क्या आज लेक्चर ही नहीं हुआ, ऐसा यू डोंट हैव टू डू. यू हैव टू बी रिएक्ट इन अ वेरी नॉर्मल वे टू द स्मॉल थिंग्स दैट हैपन. आपके साथ भी हो सकता है कभी आते आते गाड़ी पंक्चर हो गई है, बस छूट गई, लेट हो गया. विद दिस स्मॉल थिंग्स दे गोना बी देयर एवरी डे. पूरा दिन और मूड खराब नहीं करने का अपना. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समथिंग आज आपको मेस में कुछ ये खाने को मिला जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मूड खराब करके नहीं लेने का वो चीज से. सो स्मॉल थिंग्स शुडंट बॉदर यू एट ऑल. यू शुड जस्ट से इट्स ओके, इट्स फाइन.
ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका पूरा दिन खराब हो जाता है. सो नेवर डू दैट. वी हैव बेटर थिंग्स टू डू, वी हैव टू लर्न सो मच. लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कि अरे एक बस छूट गई, एक मेरा लेक्चर खराब हो गया. या आपके साथ जो होता है हमारे साथ भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट ओनली विथ यू. समटाइम्स थिंग्स मे नॉट गो राइट विथ अस ऑल्सो, बट यू डोंट हैव टू गेट अपसेट विथ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, फिर आपका पूरा अननेसेसरी आप खुद ही मूड खराब करके लेते हो. व्हाई आर यू डूइंग दैट? ऑलरेडी आईसीआई और अपना इतना आईसीआई ने अपने को कितना सिलेबस दिया ऑलरेडी. एक उधर है ना, आईसीआई को टैकल करेंगे काफी है, बाकी सब अच्छा है. ठीक है, okay. So here the first basic condition in India in the PY for 182 days or more. Second, in India in the PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. अब जैसे ही मैंने ये सवाल कल आपको बोला, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद बोला कि मैम व्हाट इफ आई एम गोइंग टू चाइना, my flight is at 3 o'clock on a particular day, my flight is at 3 o'clock. Now what about it? If my flight is at 3 o'clock, then for some hours I am in India and for some hours I am outside India. So what? So there's a clarity given by the income tax and the module also has given this. What are they saying? They are saying one thing, that the day of arrival and the day of departure will be counted in India, will not count the hours. ऐसे क्लैरिटी दी गई है. क्या क्लैरिटी है? डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर इंडिया में काउंट करने का. ठीक है, तो मैं भले ही आज दोपहर को 3 बजे मेरी फ्लाइट है, आई एम गोइंग टू गो टू चाइना, but today's day will be counted as a day in India and the day you arrive will also be counted as day in India. So day of departure and the day of arrival will be counted as days in India. You will understand this when I start doing problems. ठीक है, ये कल की क्वेरी थी. दूसरा, मैंने कल ऑलरेडी बताया डेज का काउंटिंग ऐसा है क्या कि मैम 182 कंटिन्यूस होना चाहिए? नहीं. कैन आई गो आउट, come back, then go out again? Yes, it can be any 182 days. Is that okay to everybody? Okay. मैम उसके बाद अब हम करेंगे एडिशनल कंडीशन. एडिशनल कंडीशन देखो, एडिशनल कंडीशन इज इन इंडिया फॉर 730 days or more in the last 7 years. एडिशनल कंडीशन आपका क्या देखता है? पास्ट रिकॉर्ड. एडिशनल कंडीशन इस साल का कुछ रिकॉर्ड नहीं देखता है. एडिशनल कंडीशन सारा क्या है? पास्ट रिकॉर्ड. सी यू कांट जज अ पर्सन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन एग्जाम. You can't judge a person only on the basis of one day का कोई test. No. In past a person has been doing quite well. एक आध exam में ठीक नहीं कर पाया, so which is okay. So that is how we don't judge a person only on the basis of this year. We have to judge him also on the basis of past record. Additional condition will judge you on the basis of past record. So it says in the last 7 years you are in India for 730 days or more. And in the last 10 years में से you are a resident in at least 2 years. Now ma'am, how do we check you are a resident in at least 2 years? अरे resident check करने की 2 basic condition use करनी पड़ेगी आपको. मैं इधर है, ये मेरा current year है. I will travel back to पिछला year 1, year 2, year 3, ऐसा year 10 and I should check am I a resident in any of the 2 years. Is that clear? Yes. आपने एडिशनल कंडीशन लिख के लिया क्या? पक्का? Yes. Okay. Now एक काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस की फाइल दी नहीं है, बट मैं क्लास के बाद, मतलब मेरा एक और लेक्चर है उसके बाद मैं आज दोपहर को आपको प्रॉब्लम्स की फाइल दे दूंगी. अब मैं ओपन करती हूँ. कैन यू जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ इट? यूट्यूब स्टूडेंट्स ऑल्सो, कैन यू बी एबल टू डू दैट? टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग लाइक दैट. आई जस्ट ओपन इट. वील डू वन क्वेश्चन on residential status. Yeah, so we'll do this question. Question number 7. Question number 7, Mrs. रानी वाला क्वेश्चन. थोड़ा सा बढ़ा दूं क्या स्क्रीन, जूम करके? You have to be a resident in any 2 years out of the last 10 years. Okay? MT, what is your meaning of ma'am? Complete 2 years मतलब क्या? बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ बोला है 730 days टोटल होना चाहिए लास्ट 7 years का. तो ईयर 1 में कितने दिन, ईयर 2 में कितने दिन, ईयर 3, ऐसे टोटल कितने दिन. अभी करूंगे ना आपको. देखो कुछ कुछ चीजें ना प्रैक्टिकली समझाना आसान होता है. And I'm very lucky in tax, my subject is like that I have to teach you practically. So is this question there? आपने सबने पिक्चर ले लिया क्या?
टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज पिक्चर शेयर कर दीजिए आरंभ पे, सो दैट अगर किसी के सामने वो स्क्रीन होगा तो फिर हेल्प करेगा, ठीक है? यू आर देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप? या आई विल शेयर दिस फाइल इन सम टाइम, ओके? या बीच में 1 मिनट का मैं ब्रेक लेके आई शेयर दिस फाइल इन बिटवीन, ठीक है? ओके, नाही ही वेगळी फाईल आहे अजून, मी दिली नाहीये, देते. झालं ना? आवाज पण ओके ना? ठीक है, ओके. मिसेस रानी फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर स्टे. पढ़े क्वेश्चन अच्छे से? अच्छा देखो फिर से समझना. आपको अगर कोई दोस्त आके बोलता है कि मेरा एक प्रॉब्लम है यार प्लीज हेल्प कर दे, तुम पहले क्या बोलोगे? पहले मुझे प्रॉब्लम तो समझा, तुमको सोल्यूशन चाहिए अच्छे से. spend time in reading the question. Read the question like a story. Read the question like a story. 2 instructions understand. पहला क्वेश्चन स्टोरी के जैसे पढ़ने का. दूसरा अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन हमेशा आपसे कुछ काम देता है. आपको क्या काम देता है? वो पढ़ने का, और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो अंडरलाइन करने का. नाउ मिसेस रानी फर्निशेस द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पीरियड ऑफ स्टे फ्रॉम PY 11-12 टू 22-23. PY 11-12 से लेके PY 22-23 तक का उसका नंबर ऑफ डेज. यू आर लकी. मिसेस रानी ने तुमको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है. किसी एक हाथ क्वेश्चन ऐसा भी करूंगी जहां पे देंगे रानी वेंट आउट से वेंट टू हांगकांग ऑन सो एंड सो डेट, केम बैक टू इंडिया ऑन सो एंड सो डेट, शी स्टेड इन इंडिया फॉर 2 months, देन शी वेंट टू USA फॉर सो मेनी डेज. ऐसा सब काउंटिंग तुमको करना पड़ेगा. ये रेडीमेड दिया है, ओके? हाँ, दिस इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये देखो 11-12 कितने डेज है, ये सब टेबल में डेज दिया है. डिटरमाइन, ये इंस्ट्रक्शन आ गया. डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 23-24. डिड यू गेट अ इंस्ट्रक्शन? क्वेश्चन टाइम पास नहीं करता है, क्वेश्चन आपको काम पे लगाता है. क्या काम दिया इस क्वेश्चन ने आपको? बॉस हमको मिसेस रानी का रेसिडेंशियल स्टेटस बता दो. दैट्स द इंस्ट्रक्शन. ऑलवेज अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन. नाउ टेल योरसेल्फ लाइक अ स्टोरी. अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है? मिसेस रानी है और वो 11-12 से लेके 22-23 इंडिया में रह रही है, और उसका नंबर ऑफ डेज अपने को दिया है. अपने को क्या फाइंड आउट करने का है? रेसिडेंशियल स्टेटस. नाउ आई टेल यू वन थिंग. पहला जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन होता है वही आपके आंसर का हेडिंग होता है. क्या इंस्ट्रक्शन है? डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस. सो योर हेडिंग शुड बी डिटर्मिनेशन ऑफ residential status of Mrs. Rani for AY 23-24. AY 23-24. डिटर्मिनेशन वर्ड यूज करो, कंप्यूटेशन वर्ड करो, फाइंडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, एनी वर्ड यू यूज, बट जो इंस्ट्रक्शन है वही आपके आंसर का हेडिंग होगा. ऑलवेज अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन. वट एवर इंस्ट्रक्शन इज गिवन दैट बिकम्स योर हेडिंग. योर नोटबुक हैज टू बी नंबर्ड. Right now you're in the pre-result batch, it's fine. I'm very strict in the classroom if I find anybody's notebook which is not numbered. Why? Because जब ये प्रश्न मंजूषा है, क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, I expect you to write down the page number of the notebook. कभी भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन, आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी, आई टेल यू, ओपन मिसेस रानीज क्वेश्चन एंड टेल शो मी द सोल्यूशन. यू शुड बी एबल टू डू दैट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट और अ सेकेंड. आपने मंजूषा खोलना चाहिए, क्वेश्चन देखना चाहिए, नोटबुक का पेज नंबर लिखा हुआ होना चाहिए. क्वेश्चन कौन सी नोटबुक पे क्या पेज नंबर पे है आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए. पहले स्टार्टिंग में करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, नहीं चलेगा. पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, नेबर्स गेट द पनिशमेंट. So if you're sitting next to somebody who's not numbering the notebook pages, you are the one who is in trouble. Do you understand that? Notebook has to be numbered. Is that clear? Yes. Okay. Now, Mrs. Rani का डेटा है, तो चलो मैं भी मेरी नोटबुक ओपन करती हूँ. तुमने आंसर भी निकाल लिया क्या? फास्ट है तुम लोग. रुको मेरे को टाइम लगता है थोड़ा. क्वेश्चन नंबर क्या है? Page number of Manjusha? You don't know. I'll have to tell you. Write down the page number. This is page number 59 of Manjusha. Do you know what is Manjusha? A question bank. प्रश्न मंजूषा. मंजू को रोज लेके आने का. तुमको अभी मिली नहीं है, मंजू मिलेगी तब लेके आने का. ठीक है? मंजू को रोज लेके आने का, रामबाण रोज कैरी करने का. ये 2 बुक्स मुझे चाहिए. रामबाण इज थ्योरी नोट्स, मंजूषा इज क्वेश्चन बैंक.
सो रामबाण इज थ्योरी नोट्स, इट्स अ रामबाण उपाय, उसमें से एक भी सेंटेंस यहाँ से, जिस दिन आपका पूरा रामबाण लर्न करके हो जाएगा ना, तब आके मुझे पूछना एडिशनल और क्या करे, जिस दिन हो जाएगा तब आके पूछना, ठीक है। हाँ, अब देखो इधर मंजू का पेज नंबर है 59। ओके, मेरी नोटबुक पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 59, इंस्ट्रक्शन हेडिंग क्या होगा? हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस रानी फॉर AY 23-24, बरोबर ना? चेक करो, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हैंड राइटिंग ट्राई एंड मेक इट वेरी नाइस, नोटबुक नीट एंड क्लीन, कैरी अ स्केल, पेंसिल, अंडरलाइन थिंग्स, राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट, एकदम से राइटिंग स्पीड एग्जाम के दिन नहीं बढ़ने वाली है, आज से फटाफट लिखने की आदत डालो। मेरे पास हर ये क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व है, I have files here. If I open my last batch income tax May 23 के लिए मैंने लिया same था May 23 and this. I have all my notebooks here. So if I open my notebook, see residential status. ये देखो question 7 residential status. It's already solved with me. I don't do it. I am going to solve it with you again. As you are solving, मैं रेडीमेड आंसर दिखाऊंगी, ऐसे देखने में समझता नहीं है। जब मैं भी सॉल्व करूंगी आप भी सॉल्व करोगे तो समझता है। मेरी राइटिंग स्पीड के साथ आपकी राइटिंग स्पीड मैच होनी चाहिए। प्रोफेशनल एग्जाम है ये, मैं आज नहीं आपको सिखाऊंगी तो एग्जाम के दिन आपको लगेगा पेपर लेंदी है। बॉस, अपने को अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, so see my answer is already ready here. Do you understand? But I'm not going to do it from here. This is my separate batch which is yours is November 23 income tax. ये मेरी notebook है आपके batch के लिए. So determination of residential status of Mrs. Rani for AY 23-24. Correct? Now first point, always understand. इसमें ज्यादा कुछ facts नहीं है, 2 मिनट सुनो कैसे लिखते हैं और कैसे समझते हैं. Understand? कौन से AY के लिए बोला गया है आपको फाइंड आउट करने के लिए? तन्वी कौन है यहाँ पे? जस्ट एक बार घर पे कॉल करके देख, कुछ होगा इमरजेंसी or something, just check. Okay, so determination of resident, just let her go out. Determination of residential status of Mrs. Rani for AY 23-24. Do you understand this? Yes. Now let us understand. यहाँ पे मैम relevant year कौन सा है? We have been asked to find out. हम working किस year के लिए कर रहे हैं? Relevant AY 23-24 है, मतलब PY 22-23. So we are doing the working for 22-23. ठीक है, एग्जाम में 2 मिनट सोचने का। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है मतलब मुझे बेसिक कंडीशन देखनी है। नाउ अंडरस्टैंड, आई हैव टू चेक इन PY 22-23 शी वाज इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? PY 22-23, is it ready made given to us? Yes. Now if you look at the question, it is ready made given to us. PY 22-23 she was in India for 65 days. She was in India for 65 days. So here I will understand that she is in India for 65 days. Now here the facts of the question say that Mrs. Rani is in India in PY 22-23 for 65 days. Correct? So what should I check for? I will first check for basic conditions. I will have to first check for basic conditions. So I will say check for basic conditions. Basic conditions are given under section 6. Section 6 subsection 1 of the Income Tax Act. So basic conditions all okay ना बेटा? ऐसा कुछ ये नहीं, क्या हो गया? You have to go? Okay, okay. ठीक है, डोंट वरी। क्या हो गया? ओके, Mrs. Rani is in India in PY 22-23 for 65
5 days. ये रेडीमेड कैलकुलेट करके दिया है क्या? यस. नाउ चेक फॉर बेसिक कंडीशंस अंडर सेक्शन 6.1. फॉरगेट सेक्शन 6.1. नहीं याद आया तो जाने दो. देयर इज नो एडिशनल मार्क्स यू आर गेटिंग फॉर कोटिंग द सेक्शन. और टैक्स अकेला एक सब्जेक्ट नहीं जिसमें पास होने का है. यू हैव टू प्लान इन सच अ वे दैट यू क्लियर द एंटायर ग्रुप या बोथ द ग्रुप्स. ठीक है? Yes. Now let us understand. Check for basic conditions under section 6.1. Is everybody okay with this? That? Okay? Yes. So check for basic conditions under section 6.1. What are the two basic conditions? In India, in the PY for 182 days or more. वो satisfy हो रहा है क्या? नहीं. But एक और है क्या? हाँ. In India, in the PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. Ma'am, there's a chance that I may satisfy the second basic condition. लेकिन second basic condition के लिए मुझे क्या check करना पड़ेगा? PY 22-23 में you are in India for 65 days. But I should also check what? In India in last 4 years. Do you know what are the last 4 year means? PY 21-22 मतलब इसके पहले के 4 साल देखने. तो PY 21-22, 20-21, PY 19-20, PY 18-19. Can you? I'll show you the question. I'll show you the question. Can you just take a total 4 सालों का number of days? क्या आपने ले लिया already? 365. Oh, so she's satisfying. सी, ये एक्चुअल है, ये फैक्ट है, ये सारा क्या है? फैक्ट है. आपका और मेरा फैक्ट सेम आना चाहिए. क्वेश्चन का फैक्ट नहीं चेंज होता है. नाउ व्हाट इज द टाइम? इट्स फैक्ट कि कितने बजे, इसमें हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते. वैसे ये फैक्ट है. क्वेश्चन का फैक्ट कभी चेंज नहीं होता है कि शी इज इन इंडिया फॉर 65 डेज एंड लास्ट 4 years का टोटल देखो. क्वेश्चन में दिया है टोटल लेने का और करने का. स्टार्ट बिहेविंग लाइक प्रोफेशनल्स. ओके हर चीज बतानी चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है. कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करके, अच्छा मैम ने ऐसे वर्किंग किया है, फिर भी मैं बहुत डिटेल में लिखवा के देती हूँ. समझ में आ गया क्या? ओके, हैव यू वांट टू नोट दिस डाउन? 1 minute, I'll write the 5th point and then you'll understand. Mrs. Rani is resident in which PY? We are doing the working for PY 22-23. इसलिए ऊपर पता है कि मैंने क्या लिखा, कौन सा रेलेवेंट ईयर है. मतलब PY 22-23 का ईयर देखना है और उसके पहले के 4 years देखने. सो मिसेस रानी इज रेसिडेंट इन PY 22-23, दैट इज AY 23-24. इज दैट ओके? पहले ये स्टेटस. अब एडिशनल कैसे यूज करते बताऊंगी. पहले 1 to 5 लिख के लो. नोट इट डाउन. 1 to 5 नोट करके ले लो. हाँ पीयू, अगर तुम्हारा एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई होता तो हम आगे नहीं जाते. अर्चिता, मैम यू डिडंट आंसर माय क्वेरी, सेंड इट अगेन. आई मस्ट हैव नॉट रेड इट, सो आई मस्ट हैव नॉट आंसर इट बेटा. बहुत मैसेजेस आते हैं बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल एंड आई एम फोकसिंग ऑन टीचिंग. डन, फिनिश राइटिंग. And I generally give you time for query solving na. At the end I ask you, do you have any queries? So please see to it that you
Oh my God, Archita's question I didn't answer. Fine. Yes, Archita का question था, ma'am, what is cash basis and mercantile? Beta, you've done this in accounts 11th and 12th. That's why I didn't answer it there. You don't know what is cash system of accounting and mercantile. Have you learned it or not? This is accounts, beta. Cash system of accounting, and I discussed this already, Archita. I've already discussed it. In cash system, income is recorded on receipt basis, expenses are recorded on payment basis, and in mercantile everything is recorded on due basis, accrual basis हम record करते हैं यहाँ पे. करेक्ट कि सैलरी दी नहीं है बट सैलरी मार्च की सैलरी देनी है, एक्रू हो गई है, सो वी रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर. बट इन कैश सिस्टम आई रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ओनली व्हेन इट इज पेड. This is cash system and mercantile system. So Archita, you already done this, right? In 11th and 12th. Okay, but बता दिया मैंने, ठीक है. चलो मिसेस रानी का यहाँ का हो गया क्या? चलो आगे जाएंगे. 6 पॉइंट. चेक फॉर, अभी क्या चेक करेंगे? चेक एडिशनल कंडीशंस. हाँ, अब क्या चेक करना है? इज शी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और not ordinary resident? Is she a ordinary resident or not ordinary resident? So check for additional conditions. एक बार आप आर बन गए तो आपको आंसर नहीं रोकना है वहां पे. यू हैव टू गो अहेड एंड चेक वेदर शी इज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. करेक्ट? Yes. What is the first additional condition? Can you tell me? In India for 730 days or more in the last 7 years. Turn your pages and check for yourself. We're not Einstein. Nobody claims that we can learn and remember things in one lecture. No. Turn your pages and see. It's absolutely okay. In India for 730 days or more in the last 7 years. Is that okay? Second, you are a resident in at least 2 years out of the last 10 years. अब actually additional conditions solve करते कैसे मैं अब पढ़ा रही हूँ. मैं आपको अब practically दिखाऊंगी how to apply the additional condition. Okay. Now let us understand here. What is your relevant year? Beta, we are doing relevant PY अपना 22-23. So I must check the data for last 7 years. Now which are these last 7 years? This way. You can write with me only. I think is this the last year? 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या? Oh, and PY 14-15 है क्या? ये लास्ट नहीं, मैंने ज्यादा लिखा क्या? एक ईयर ज्यादा लिख दिया. ओके वेट, ये ऐसा, ये 7 इयर्स आ गए. तो यहाँ पे आगे आपको एग्जाम में नंबर ऑफ डेज लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट टेक अ टोटल. बट जस्ट फॉर योर क्लैरिटी एंड आपका कंफ्यूजन ना हो, क्या आपके सामने क्वेश्चन है क्या बेटा? क्या मैं स्क्रीन पे दिखाऊं? आपके पास कॉपी, आपने फोटो ले लिया? कैन यू टेल मी PY 21-22 में कितने डेज है? इधर 35, यहाँ 115, इधर 35, 75. What's this total? So Rani is in India only for 555 days in the last 7 years. होना कितना चाहिए था? Either 730 or more. 730 और मोर होना चाहिए था. इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस इतना मैकेनिकल है ना. ये कंडीशन है एक्चुअली कितने दिन है. सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो आगे जाओ. बस ऐसा वाला पार्ट है ये. ज्यादा लोड नहीं लेना है. यू हैव टू फोकस ऑन एडिशनल एंड फोकस ऑन बेसिक कंडीशन. लर्न दोस. बट प्रैक्टिस से हो जाएगा. बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले. सो बाय प्रैक्टिस यू विल लर्न इट ऑटोमेटिकली. ओके, सो लेट्स राइट डाउन हियर. ये लिख के हो गया सबका? मिसेस रानी is in India for 555 days in the last क्या 7 years. 555 days in the last 7 years. समझ में आ रहा है क्या? So she is in India for 555 days in the last 7 years. So the
फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ऑफ 730 days नॉट सेटिस्फाइड, कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही है? 730 days. So first additional condition of 730 days not satisfied. झेपता है क्या? Correct. So first additional condition of 730 days not satisfied. Are you all okay with this? पक्का? पता है मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. I can conclude here that Mrs. Rani is an RNOR. सोचो 2 मिनट. क्यों मैम? I'll tell you. See, go and open that. Have you written that residential status का chart? Open that chart and check. Check. Observe करने का. जितना आप खुद से समझोगे ना बेस्ट होता है. Otherwise मैं तो हूँ ही ना यहाँ पे. I can conclude here that Mrs. Rani is an RNOR. And why do you think मुझे second additional condition तक भी जाने की जरूरत नहीं और मैं इधर ही conclude कर सकती हूँ कि Mrs. Rani is an RNOR. क्यों मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया? ये देखो ROR है या RNOR, ये किस पे डिपेंडेंट है? एडिशनल कंडीशन. आपने दोनों सेटिस्फाई किया तो आप ऑर्डिनरी बनने वाले. यार वो पहले सेटिस्फाई नहीं कर रही 730 डेज वाली, तुमने सेकंड वाला एकदम कर भी लिया सेटिस्फाई. चलो मान लो तुमने सेकंड वाला सॉल्व कर दिया और सेकंड कंडीशन सॉल्व करने के बाद उसने सेटिस्फाई भी कर लिया, क्या तुम्हारा आंसर चेंज होगा? क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करेगी तो वो ऑर्डिनरी बनेगी. शी इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन. अगर वो दोनों सेटिस्फाई करेगी तो ही ऑर्डिनरी बनेगी ना. मतलब 730 वाला भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा एंड 2 days रेसिडेंट 2 years में रेसिडेंट वाला भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑर्डिनरी बनेगी. वो एक ही सेटिस्फाई करेगी या एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो क्या बनेगी? नॉट ऑर्डिनरी. इन द एग्जाम can I conclude here and stop the answer here? It is yes. It is yes. It is yes. But I will teach you. बाय चांस एग्जाम में मैम वो 730 सेटिस्फाई हो गया तो सेकंड कंडीशन सॉल्व कैसे करते वो तो आना चाहिए कि नहीं? मैं सिखाऊंगी तुमको. बट एग्जाम में गाइस बिलीव मी एवरी मिनट दैट यू सेव इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. अब तो मैंने एक और चीज आपको बतानी है, 5 मिनट में बताऊंगी तो आपको समझेगा और भी अच्छे से. अब सुनना, यहाँ पे जो मेरा आंसर है, चलो चलो लाइव स्ट्रीमिंग सारे बच्चे बोल दो डिड यू अंडरस्टैंड कि रानी RNOR है, ये कंक्लूजन इधर ही हो सकता है क्या? यस, बिकॉज एनीवेज वो पहली सेटिस्फाई नहीं कर रही है. अरे तुम बहुत मेहनत करेगे, तुम सेकंड वाला चेक करेगे, सेटिस्फाई कर दिया, क्या क्या होगा? क्या तुम्हारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. शी विल बी एन RNOR. पक्का झेपा कि नहीं झेपा? मन से समझा क्या? ऐसे में पूछ रहे करके हाँ नहीं बोलने का. बिंदास, नोबडी इज बॉदर्ड. यू आस्क योर क्वेरीज. डोंट थिंक व्हाट योर टीचर थिंक्स, डोंट थिंक व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक. इट्स ओनली यू एंड योर एग्जाम पेपर. डोंट बॉदर कि बाकी के लोग क्या सोचेंगे. हम उनके लिए नहीं है, हम हमारे रिजल्ट के लिए. समझ में आता है? यस. चलो सबको समझा क्या? हाँ. So here I can, yes, here I can conclude that Mrs. Rani is an RNOR. Mrs. Rani is an RNOR. Okay. But ma'am, मान लो अगर मिसेस रानी ने ये 730 वाला सेटिस्फाई कर दिया तो क्या आगे का कैसे चेकिंग होता है? शो यू. सो हियर यहां तक सबने लिख के लिया है, विच इज पॉइंट नंबर 6 तक सबने लिख के लिया क्या? यस. नाउ आई विल राइट पॉइंट नंबर 7. Point number 7, I will say check for the other additional condition. Check for other additional condition. What is the other additional condition? क्या होती है other additional condition? Resident in at least मतलब कम से कम, minimum, resident in at least 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 years. लिख के लो. अब ये वाली कंडीशन अपने को चेक करनी है कि दैट यू आर अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ द लास्ट 10 years. झेपता है?
ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, ये अपना काम नहीं है नवीन, ये आईसीआई का काम है। जब आप पेपर, मार्क्स, वेटेज इस पे फोकस करते हो तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे, आप आईसीआई के काम पे फोकस कर रहे हो। डोंट बॉदर, दे आर फ्री टू चेंज द पेपर पैटर्न। उन लोगों को शौक लगता है एग्जाम हॉल में जो पेपर पैटर्न प्रेडिक्ट करके जाते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी आने दो, किसी फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आने दो, आई एम प्रिपेयर्ड। तो उधर ना एग्जाम हॉल में शौक कम लगता है फिर। समझ में आ गया? हाँ, resident in at least 2 years out of the last 10 years. Is that okay? Resident in 2 years out of the last 10 years. अब 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, आपको मुझे डेटा हेल्प करके देना पड़ेगा, तो आपके सामने क्वेश्चन होना जरूरी है। सो कीप द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। नाउ लिसन मैम, रेलेवेंट ईयर कौन सा है? पीवाई 22-23। बेटा रेलेवेंट ईयर कौन सा है? पीवाई 22-23 इज द रेलेवेंट ईयर। उसके पिछले 10 साल का वर्किंग करने का है। ओ माय गॉड, कितने इयर्स का वर्किंग करना है? 10 years। या नाउ सी, लास्ट 10 years, लास्ट 10 years मतलब लेट्स से पीवाई ऊपर लिखा हुआ है, okay, so here let's see now. लास्ट 10 years का मुझे डेटा लेना पड़ेगा, राइट ना? आपके सामने क्वेश्चन है क्या? आपके सामने पहले, डू यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू बेटा? यस, सो हियर वी आर, नाउ लेट्स सी। ओके, now tell me, can you tell me PY 21-22 she was in India in which how many days? everybody I need a interactive class। सबने चैट के थ्रू आंसर देना चाहिए, यहाँ पे भी सबने खुद से देख के बोलना चाहिए। PY 21-22 में रानी कितने सारे, एक फैक्ट है जो आपको बताना है, कितने डेज के लिए थी? 35। इस ईयर में क्या वो रेसिडेंट है या नहीं, मुझे इस ईयर में वो रेसिडेंट है या नहीं चेक करना है। इस ईयर के लिए मुझे दोनों बेसिक कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। क्या चेक करना पड़ेगा? दोनों बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। बॉस, व्हाट आर द टू बेसिक कंडीशन इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर, एंड दूसरा है इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 60 डेज और मोर। मैम 182 है ही नहीं, 60 का चांस है नहीं ना मैम। कितना है? 35। खत्म। Here in this year she is a NR. I have to keep doing this exercise. I can stop anytime when she becomes a resident in 2 years. She becomes a resident in 2 years. Is that okay? Yes. अब I'll come to PY 2021. Ready everybody? चलो, PY 2021 में कितने दिनों के लिए वो इंडिया में है? अब मेरे लिए पीवाई 2021 रेलेवेंट ईयर बन गया, क्योंकि मैं उस ईयर में जाने का है। आई हैव टू गो इन 2021 एंड चेक इज शी अ रेसिडेंट। सो गो टू 2021 एंड चेक व्हाट्स हर नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। कितना रहे? 115, 115। ओ, चांसेस है। इज शी इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज? बेसिक पहला तो नहीं है। सेकंड क्या है? 60। मैम 60 में चांस है in India for 60 days or more and 365 or more in the last 4 years. Oh my god, I have to check and do the totaling of last 4 years. तो last 4 years मतलब 19, 20, ये last 4 years। इन चारों का मेरे को टोटल बता दो। 19, 20, एक मिनट मुझे इंडिविजुअली बोलो, 19, 20 में कितने डेज है? 19, 20, हाँ। देन 18, 19, 180 क्या? 17, 18 and 16, 17, what is the total? हो, नहीं हो रहा है। 60 डेज का सेटिस्फाई हो गया, 60 डेज इन दिस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years, वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो ना तो फर्स्ट हो रहा है ना तो सेकंड हो रहा है। सेकंड बेसिक कंडीशन में दो पार्ट्स है, दोनों के बीच में एंड है। 60 days or more in the current year and 365 days or more in the last 4 years. झेपता है तुमको? झेप रहे? Yes. So she will become a NR. मैम एग्जाम में ऐसे 10, इसलिए तो ट्रिक दे रही हूँ तुमको। एक चीज बोलूं क्या मैं?
फैक्ट बोलो एक, सुनो, एक्ट खोलोगे ना, एडिशनल कंडीशंस पढ़ोगे ना, ये वाली एक्ट में पहली दी है और दूसरी 730 वाली है। लेकिन मैं बच्चों को बोलती हूँ स्मार्ट पढ़ाई करो, पहले 730 वाला चेक करके लो। ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम जाएगा। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, इफ योर आंसर इज राइट एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, कौन देखेगा तुम्हारा वर्किंग। तुमको एग्जाम में स्मार्ट होना है, टाइम सेव करना है। तुम एक्ट देखोगे ना, ये 2 इयर्स वाला रेसिडेंट ये पहली कंडीशन है एक्ट में दी गई और 730 वाली दूसरी है। लेकिन मैं पढ़ाते वक्त 730 वाली पहले पढ़ाऊंगी और बाद में सेकंड वाली पढ़ाती हूँ। क्यों? बाय चांस 730 इज इजियर टू चेक, वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो टाइम क्यों वेस्ट करने का। सपोज ये एमसीक्यू में आ गया, कौन देख रहा है आपकी वर्किंग। बट यू विल सेव टाइम एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट हु विल स्पेंड सो मच। ये 10 इयर्स का करना क्या जोक है क्या एग्जाम में? उसके 10-15 मिनट चले जाएंगे हर ईयर के लिए, 30-40 सेकेंड्स तो लगने वाला है ना बेटा। 5-7 मिनट वो उधर वेस्ट कर लेगा जहां आप सेव कर लोगे। So this is the way you have to be smart working in the exam, very much required. चलो आगे, अब बोलो मुझे 1920। अच्छा एक मिनट, साहिल ने पूछा मैम वाई PY 2021। साहिल, आई हैव टू चेक फॉर लास्ट 10 years. Ismail, I think Ismail is asking or who's asking? Sahil is asking. Okay. Sahil, my second condition is resident in at least 2 years out of the last 10 years. So I have to do the working for last 10 years. So last 10 years is, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PY 14, 15, 9 PY 13, 14, 10 PY 12, 13. So Sahil, I have to go in all 10 years. Each year में मुझे जाके उस साल के लिए बेसिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा. Is that okay? Yes. PY 1920. 1920 में मैं कितने दिनों के लिए इंडिया में हूं? ओ हो. एंड लास्ट 4 years. उसके 1920 के पहले वाले 4 साल. लास्ट 4 years. So 1920 चेक ही करने की जरूरत नहीं है. मैम 35 है, वाई आर यू इवन स्पेंडिंग टाइम? एब्सोल्युटली. एक सेकेंड ना, श्रुति को प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुको, इनकी क्या प्रॉब्लम है पहले सॉल्व करते। मैम व्हाई डिडंट वी कैलकुलेट 4 years फॉर 21, 22? ओ श्रुति, आई टेल, श्रुति बेटा देख, आई टेल यू, तुम लोग ना सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोचते जाओ। श्रुति, मेरी पहली बेसिक कंडीशन है 182 days, बेटा वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकेंड है 60 days एंड 365 days। बेटा मैं 365 का तभी चेक करूंगी जब ये 60 सेटिस्फाई होगा। इधर तू कितने दिनों के लिए 35, तो वाई स्पेंड टाइम? श्रुति, आर यू गेटिंग इट? आगे चलो, एनआर, अब 18-19 में कितने दिनों के लिए हो तुम? 180. सो कैन आई चेक लास्ट 4 years? Because here you are in India for 180 days. कितना? 180. तुमको झेप रहा है क्या सबको? And now I should check last 4 years. Yes, last 4 years. What is the number of days in last 4 years? Now let us understand. Can you tell me the 4 years का एक एक ब्रेकअप बोलोगे क्या? 70, 45, 70 plus 1, total is, देखो भूलना नहीं, बेसिक कंडीशन। साहिल, नो साहिल, रेलेवेंट ईयर वो बेसिक के लिए है। नाउ आई एम एट द एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन पढ़ साहिल जरा। साहिल, रीड दिस एडिशनल कंडीशन। यू आर अ रेसिडेंट इन 2 years आउट ऑफ द लास्ट 10 years. सो मुझे लास्ट ईयर 1 में जाना पड़ेगा, ईयर 2 में जाना पड़ेगा, ईयर 3 में जाना पड़ेगा। मैं स्क्रीन के बाहर चली जाऊंगी। अब सुनते हैं। हाँ, मुझे ईयर 1 में जाना पड़ेगा, ईयर 2 में जाना पड़ेगा, ईयर 3 में जाना पड़ेगा। साहिल, ईयर 1 will become relevant year, then year 2 will become relevant year, year 3 will become relevant year. Every year when you go back, that year will become your relevant year. मज्जा। ओ गॉड, ये बच्चों को अपन वापस से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे तरीका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है रुको, वेट नवीन, वेट। हाँ, साहिल को अभी समझा।
Okay, now let's check. You are now a resident. Okay. See, I'll explain again. Some of these live streaming students are having a problem. 2 minutes wait. See, listen. See, I'm a resident. Rani is a resident. In which PY 22-23. ये स्टोरी इधर खत्म हो गई. ठीक है. तुम 10th में कितने मार्क्स लेके आए, 12th में कितने मार्क्स लेके आए, उसके बेसिस पे इंटर में एडमिशन नहीं मिलने वाला. वो खत्म हो गया. चैप्टर इज ओवर. सो डोंट टेल मी मैम यू आर ऑलरेडी अ रेसिडेंट. वो बात खत्म हो गई. मूव ऑन. दिस इज ओवर. नाउ you have to check for additional conditions. Additional conditions क्या है? Additional conditions. Additional condition बोलता है, पहला additional condition ये है, focus, stop typing. Stop typing, I'm explaining again, pay attention. Additional condition ये बोलता है, जो आपका relevant year है, PY 22-23, उसके पिछले 7 साल लेने का. माने 21-22 से लेके पीछे 7 ईयर लेने के, उसका नंबर ऑफ डेज लिख के लो. ठीक है. आपका रेलेवेंट ईयर कौन सा है? 22-23. उसके पहला ईयर लो 21-22, उसका पिछला, ऐसे करते करते 7 ईयर्स का नंबर ऑफ डेज काउंट करो. 730 डेज होना चाहिए. मिसेस रानी इज इन इंडिया इन लास्ट 7 ईयर्स ओनली फॉर 555. ये समझा? हाँ. अब ये क्यों यहां से काउंट करता है? बिकॉज एडिशनल कंडीशन बोलता है लास्ट 7 ईयर्स. एडिशनल कंडीशन बोलता है लास्ट 7 ईयर्स. ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ. अब मैं आपको सिखा रही हूं सेकेंड एडिशनल कंडीशन कैसे लेते हैं. व्हाट इज द सेकेंड एडिशनल कंडीशन? यू आर अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 ईयर्स व्हेन लास्ट 10 ईयर्स. लास्ट 10 ईयर्स. तो रेलेवेंट ईयर कौन सा है? 22-23. बॉस दिस इज योर रेलेवेंट ईयर. ये नहीं लेना है, उसका पिछला ईयर से स्टार्ट करना है. ऐसे कितना बैकवर्ड जाना है? 10 ईयर्स तक. ऐसा क्यों? एक्ट ने बोला है. यू हैव टू चेक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. तो फर्स्ट, डिड यू अंडरस्टैंड? I started from 21-22 because I have to do last 10 years. समझा? अब मुझे PY कौन सा ईयर है ये? हाँ, मेरा रेलेवेंट ईयर क्या है? 22-23. I have to go where? Last 10 years. Last 10 years मतलब इसके पिछले years. Okay? So I will start with PY 21-22. Now check whether Mrs. Rani is resident in PY 21-22. Why am I doing that? You have to do this for last 10 years. Additional condition 2 is dangerous. Check if assessee is resident in at least 2 years out of the last 10 years. Go to 21-22. मैं डिटेल में ऐसे लिखवाऊंगी तो अपन कितना लिखते रहेंगे. तो ये ऐसा एक्चुअली कि PY whether Mrs. Rani is a resident in 21-22. So I will check. अच्छा 21-22 में रानी तुम कितने दिनों के लिए इंडिया में थी? बोलो तो 21-22 में इंडिया में तुम 35 डेज के लिए थी. Which basic condition is she satisfied? None. First basic condition is 182 days or more. ये है क्या? नहीं, काट डालो. दूसरा क्या है? 60 डेज और मोर. अरे किधर है ये 60? 35 है. 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years. ये भी नहीं है, इसको भी काट डालो. सो मिसेस रानी इज अ NR. अब ऐसा किधर जाना पड़ेगा? PY कौन सा PY? अयो कौन सा PY? 20. हाँ 21-22 हो गया. 20-21 लास्ट 10 years तक वर्किंग करना पड़ेगा. मैम 10 years का वर्किंग, इसीलिए तो मैंने स्मार्ट वर्किंग सिखाया ना. ये ऐसा सिचुएशन आने ही मत दो एग्जाम में. पहले 730 का चेक कर लो. हाँ PY एक और ईयर ऐसा डिटेल में दिखाती हूँ, देन आई कम बैक टू द टेबल. ठीक है. PY 2021. PY 2021 में नंबर ऑफ डेज का है
हाँ, तुम इंडिया में कितने दिन के लिए आई थी मिसिस रानी? 115। अब बेसिक कंडीशन, कितनी बेसिक कंडीशन है? दो। पहला 182 डेज और मोर, ओहो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं। अब सेकंड ट्राई करते, 60 डेज और मोर इन द पीवाई एंड 365 डेज और मोर, ये कब? लास्ट 4 years। सेकेंड बेसिक कंडीशन में दो पार्ट्स है, एंड वर्ड यूज किया है, ओके। अब मेरे चांसेस है मैम ये 115 है, अब चांसेस है कि ये 182 नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो नहीं होगा। अब चांसेस है कि ये सेकंड हो सकता है, उसके लिए मुझे 2021 के पहले वाले लास्ट 4 years के नंबर ऑफ डेज चाहिए, म्हणजे पीवाय 1920, पीवाय 1819। I'll tell you one thing. This is nothing with it to do with income tax. This is just simple number of days counting of this year and this year के पहले वाले चार चार साल। सिंपल। क्या मैम ये ऐसे कंफ्यूजन हुई? कंफ्यूजन क्या होने का, हर ईयर में जाने का, वो आपका वो साल बन गया, उसके पहले के 4 साल लेने का। इसीलिए मुझे पता है तुम्हारा इधर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये इसको सेकंड एडिशनल कंडीशन बोलती है। एक्ट मैंने नहीं बनाया, ये कंडीशन मैंने नहीं बनाया, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा ही है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड है, समझता है ना? हाँ, एक्ट सिंपल होएगा तो कैसा चलेगा? दिस इज द वे यू हैव टू लव दिस प्रोविजन, एंजॉय लर्निंग इट, लेट इट भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होने दो। समझ में आता है क्या? हाँ, चला। इसका लास्ट 4 years बोलने वाले क्या आज की तारीख में? तुम बोलो ना। 1920 में कितने दिन है? हाँ, और इधर इधर और इसका टोटल, हाँ तो इस साल में 115 एंड लास्ट 4 years में 330। आर यू सेटिस्फाइंग द सेकेंड बेसिक कंडीशन? नो, नो। सो इस साल में शी इज एनआर। हाँ, अब मुझे थम्स अप दे दो, जिनको जिनको जिन्होंने मुझे डाउट्स पूछे थे पहले, अभी थम्स अप दे दो, देन आई गो अहेड इन माय टेबल फॉर्मेट। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए जरूरी था, ये ऐसा नहीं किसी को रेसिडेंशियल डिफिकल्ट लगेगा, कल जाके आप भी इसमें हो सकते हो। इट्स माय जॉब टू सेटिस्फाई एवरी स्टूडेंट्स क्वेरी। किसी को रेसिडेंशियल क्लिक नहीं हुआ, कल जाके आपको पीजीबी भी क्लिक नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो इट्स नॉट लाइक दैट, एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी स्टूडेंट्स क्वेरी हैज टू बी सॉल्व। तुमको ऐसा नहीं समझेगा मेरे को सिखाने और समझाने के 4-5 तरीके, मैं तुम पूछो, तुमको ये मेथड से नहीं समझा, मैं दूसरी मेथड से सिखा दूंगी। एक ही चीज को कैसे सिखाना है, मेरे पास 4-5 ऑप्शंस है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? चलो, everybody, so I'm getting a lot of thumbs up here, great. So I'll go back to the table format now. रमन तोमर का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। मैम क्लास का टाइमिंग क्या है? Which class are you asking about? Trishul batch you are asking about Aram batch? एट 8:30 to 10:30 है, ठीक है? चलो आगे जाएंगे अभी। अब अपन ऐसे लास्ट 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 करते करते कौन से ईयर तक पहुंचे थे रे इधर? मैं तो 18-19 तक आई हूं, तुम किधर है? सब हो गया? रियली? ऑल यू हैव डन? हाँ क्या? ठीक है, ओके चलो 17-18 का करते अभी। 17-18 में शी इज इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? हाँ, अरे रे 70 है तो लास्ट 4 years का भी चेक करना पड़ेगा। देखो 70 है तो शी विल नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट, 182 वाला तो नहीं सेटिस्फाई होगा, सेकंड सेटिस्फाई होगा। तुमको पहले क्वेश्चन में किस किस बच्चे को बोर हो रहा है? क्या मैम कितना ये कर रहा है, सच करना है का है? ठीक है, हाँ चलो। अब बोलो इस साल में 70 डेज, लास्ट 4 years का क्या सीन है? गिव मी अ ब्रेकअप, कम ऑन, व्हाट्स इट? 45 प्लस 1 प्लस इक्वल टू, ओहो नो, शी इज एनआर, शी इज गोइंग टू बी एन। आई टेल यू क्या, इतना मेहनत करके वो 2 साल में रेसिडेंट बन भी गई,
तो क्या ही उखाड़ लोगे तुम, आंसर आर NOR ही आने वाला है। झेपता है क्या तुमको? हाँ, चलो आगे। 16-17 में कितने दिनों के लिए? 40। बेस्ट है, इधर काउंटिंग ही नहीं करने का है। NR 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 पक्का? NR हो गया। 60 नहीं हो रहा है ना, प्लस क्रॉस, हाँ। 15-16 में 75, तो इस साल में 75 प्लस लास्ट 4 इयर्स। मैम 4 इयर्स का डेटा है क्या? नहीं है, पता नहीं। ठीक है, लास्ट 4 इयर्स का कितना है? 155, हाँ, प्लस 30, 305, खत्म। 60 होना चाहिए और 365 सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो असेसी विल बिकम अ NR। करते जाओ, आंसर तो बदलने वाला है। PY 14-15 में वो इंडिया में कितने दिनों के लिए है? अरे वन, अब लास्ट 4 इयर्स। एक मिनट नहीं है तो मैं बोलती हूँ कैसे करने का, रुको। कितना डेटा है पहले वो दो तुम मुझे। 60 + 60 + 30 + 0 कर दो, प्लस 0 कर देने का, तो 150। समझा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? NR। अब 13-14 में कितने दिन है? 60, लास्ट 4 इयर्स। अच्छा मैम, क्वेश्चन में डेटा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऑफिस में प्रॉब्लम है, आई कैन कॉल द क्लाइंट। एग्जाम हॉल में इट्स ओनली यू एंड योर क्वेश्चन पेपर, हम कोई बीच में नहीं आने वाले। तुम जानो और तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द गिवन डेटा। डेटाच नहीं है, रोते नहीं बैठने का, लर्न टू सॉल्व इट, सॉल्व एंड कम। डू यू अंडरस्टैंड? ऑफिस आई नेवर फेस अ प्रॉब्लम, आई कॉल द क्लाइंट, आई आस्क गिव मी डेटा ऑफ दीज 2 years, बट इन एग्जाम दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो 60 days इन लास्ट। अच्छा, लास्ट 4 years का सीन क्या है? लास्ट 4 year का सीन 60 + 30 + 0 + 0 विच इज 90 है, NR। 12-13 का सीन क्या है? हाँ, 60 days एंड लास्ट 4 years। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये इतना डिटेल में मैं अकेले लिख रही हूँ। मैं याद दिला दूं कि मेरा एग्जाम हो चुका है और मैं पास हो चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेली लिख रही हूँ और तुम ऐसे मस्त बैठ के देख रहे हैं, हाँ NRA मैम, आंसर तो सेम आने वाला है। किसने लिखा है कि नहीं लिखा है? ब्रैकेट में ये सब डेटा चाहिए, मैं टाइम पास के लिए नहीं लिख रहे इधर। 30 + 0 + 0 + 0, otherwise you all are enjoying and I am nicely sitting and doing this here. So here also NR. Therefore, Mrs. Rani is an RNOR. Note it down. Come on. Now you can ask me whatever doubts you have. Scroll कहाँ? क्या देखना है? मतलब नहीं लिखा है तूने? तू मजे ले रहे थे और मैं लिख रही थी और तू उधर हंस रही थी सिर्फ। राइट डाउन फास्ट। सवा 10 बज भी गए, अपने को टाइम ही नहीं पता चला आज। हम्म, ऐसे ही 3 hours कब खत्म हो जाएंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा रेगुलर क्लास में भी। क्या पता ओल्ड सिलेबस आ रहा है या न्यू सिलेबस आ रहा है, कितना सस्पेंस है। What you all want? You want the new syllabus? So number of subjects will be less. That is why you all want new syllabus. अब जो ICAR देगी वो पढ़ाऊंगी मैं, मुझे क्या। टेस्ट कब है वैसे? शायद कल है, शायद कल है।
जल्दी से अपन रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म करते हैं, तब तक आई थिंक रिजल्ट की डेट आ जाएगी, देन विल टेक अ ब्रेक. और यू वांट टू डू वन मोर चैप्टर, राइट? आई थिंक रेसिडेंशियल ओनली विल टेक क्वाइट सम टाइम. रेसिडेंशियल खत्म करने का तो ट्राई करते. रिजल्ट डेट नहीं पता ना यार, कहाँ पता है? ओह, चलो डन है, लिख के हो गया क्या? अमन तू रुक जरा, पहले रेसिडेंशियल होने दे अपना. डन है क्या? ये चलो डन है ना. हाँ. एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था. ये सब कुछ इसमें कवर हो गया, इतना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा. सो आई डू वन नेक्स्ट इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. दिस वाज आल्सो सिंपल यार, ओनली टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी है ना. लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा ऐसा. चलो लेट्स गो अहेड. मैम प्ले अ सॉन्ग. क्यों नहीं प्ले किया सॉन्ग तुम लोगों ने? लिखते लिखते करने का ना, एक सॉन्ग ब्रेक भी हो जाता है. वेरी बैड. यू आर द डीजे ऑफ द क्लास एंड यू आर नॉट प्लेइंग एनी सॉन्ग्स. Every batch, there's one student who will always come and play the song. One task is assigned. Okay? Okay, now wait. I'll search for another question. Brettley, नको. Indian citizen, नको. 8 नको, 9 नको. अयो, रुको, सिंक हो रहा है. Okay, let's do question number 14. अच्छा देखो, 14 के आगे देखो क्या दिया है. मॉड्यूल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3. तो जनरली मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो इंडू ब्रैकेट लिखा हुआ होगा. इट्स अ मॉड्यूल, मतलब आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है. सो प्लीज क्लिक अ पिक्चर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, अ कैनेडियन सिटीजन. कम ऑन फास्ट, क्लिक अ पिक्चर. क्लिक अ पिक्चर फॉर दिस कमांड, क्विक. हो गया? स्क्रीन को क्या हो रहा है? चलो तुम लोग रफ में ट्राई करोगे. ह्याचा पेज नंबर 62. पेज 62 ऑफ मंजू, मंजूषा. पेज 62 ऑफ मंजू. मंजू को रोज लेके आने का. ओके. रफ में ट्राई करो ना. कैसे पढ़ने का? रीड द क्वेश्चन लाइक अ स्टोरी. अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन है वही आपका हेडिंग होएगा, बरोबर. और ट्राई करते वक्त कंपल्सरी टर्न योर पेजेस, चेक व्हाट इज बेसिक, चेक व्हाट इज एडिशनल कंडीशन. नोबडी इज आस्किंग यू टू रिमेंबर इट इन वन गो. नहीं. टर्न योर पेजेस, चेक व्हाट्स द बेसिक कंडीशन, चेक व्हाट्स द एडिशनल कंडीशन. मिसिस रानी का क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं था. मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो कैसे इजी होते हैं. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है.
फिनिश्ड? आंसर आ रहा है तुमको? क्या है एसएससी का स्टेटस? नॉन रेसिडेंट? पक्का? इजी है। करूं मैं क्वेश्चन? मैं स्क्रीन पे मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है? नाउ हेल्प मी सॉल्व द क्वेश्चन। किसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का है? मैम एडिशन भी करना है क्या? अमन एडिशन कब करते बेटा? जब वो रेसिडेंट बनता है तब एडिशनल करना है, वरना एडिशनल नहीं। एनआर बन गया तो एडिशनल कंडीशन करना है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14, पेज नंबर 62 ऑफ मंजू। चलेगा? अब सुनो, इंस्ट्रक्शन क्या, हेडिंग क्या होना चाहिए? जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है वही हेडिंग होना चाहिए। क्या हेडिंग होना चाहिए? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हुम? ऑफ कौन है? मिस्टर बी। अरे मैम वो कैनेडियन सिटीजन है, इसका क्या करूं? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर है ये। इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। लर्न टू पिकअप रेलेवेंट डेटा। कैनेडियन सिटीजनशिप नेशनैलिटी से रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। सो ही इज अ कैनेडियन सिटीजन, डजंट मैटर। एंड आई हैव टू डू दिस वर्किंग फॉर विच AY 23-24. This is my heading of the answer. First point. First point I'll write facts. या व्हाट इज माई रेलेवेंट ईयर? बेटा मैं वर्किंग किस ईयर के लिए कर रही हूँ? रेलेवेंट AY इज 23-24, मीन्स PY 22-23। तो अब मुझे देखना है मिस्टर बी इज इन इंडिया फॉर PY 22-23 for how many days? For 70. Is it ready made given to you? Very easy. 70 days. यार 70 डेज है तो ये 182 वाला तो सेटिस्फाई नहीं करने वाला। बेसिक में कितनी कंडीशंस है? 2। कम ऑन रिपीट विद मी द 2 बेसिक कंडीशन। इन इंडिया इन द PY फॉर 182 डेज और मोर। सेकेंड, in India in the PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. Is that okay? Yes. So now 70 days आ गया, करेक्ट? 70 है तो मैम मतलब इतना डेटा से काम नहीं चलेगा, हमको लास्ट 4 years भी देखना पड़ेगा। एंड इन इंडिया for I'll have to count how many days and put a dash because I will count in last 4 years. बेटा लास्ट 4 years मतलब कौन से years? इसके पहले वाले 4 years मतलब PY 21-22, PY 20-21 प्लस PY 19-20 प्लस PY 18-9। करेक्ट लिखा है ना मैंने? व्हाट इज द टोटल? 3, so 355 days. So 70 days in India and in India for 355 days in the last 4 years. Am I satisfying the second basic condition? Oh, assessee does not satisfy any of the basic condition. Therefore, assessee is a non-resident. Assessee is a non-resident. 360 क्यों बोल रहा है वरुण? टोटल कितना आ रहा है? ये 155 है, इसको क्या हो रहा है? प्लस 90 प्लस 60 प्लस कितना है बोलते क्या आज की तरह? तो ये टोटल कितना आ रहा है? हाँ तो वरुण उधर 155 नहीं है, 150 है बेटा। सो ये 355 आ गया। इज दैट ओके? सो आंसर कंक्लूजन इज मिस्टर बी does not satisfy any of the, okay Varun, you understood, no? Any of the basic conditions. Therefore, he is NR in AY 23-24. Correct. मैम डू वी नीड टू राइट द बेसिक कंडीशन इन एग्जाम? यू कैन डिपेंड ऑन कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। अब क्लास में हम नहीं करेंगे क्योंकि क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। बट इन एग्जाम एक आध क्वेश्चन आया है, सफिशिएंट टाइम है तो क्विकली नोट डाउन द बेसिक कंडीशंस, इट्स ओके।
So he is a NR in AY 23-24. Is that okay? ठीक है, किसी किसी को कोई डाउट है? ये बहुत इजी था ना? हाँ, एक मिनट, एक और देखती हूँ, इजी होगा तो करेंगे, नहीं तो कुछ होमवर्क के लिए हो सके तो दे देती हूँ। चेक करती हूँ, रुको मुझे देखने दो क्या है। सो 14th इज डन। Yeah, you can try missed fourth one. A non-resident residing in US settles in. Will you try the fourth one? तुम होमवर्क के लिए ट्राई करोगे क्या? पक्का? मिस्टर दे आर नॉन रेसिडेंट रिसाइडिंग इन यूएसए सिंस 1990, तो वो यूएसए में ही रह रहा था 1990 से। ही कम्स बैक टू इंडिया ऑन 1st April 21। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया? 1st April 21। डू यू नो 1st April 21 मीन्स विच पीवाई? 21 22 वो इंडिया में आया। What will be his residential status for AY 23-24? मतलब वो PY 21-22 में इंडिया में आ गया, प्लस PY 22-23 also he is in India. So you can check his residential status. उसके पहले कहाँ था मैम? 1st April 21 के पहले कहाँ था वो यूएस में था, और वो इंडिया में था ही नहीं। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में 1st April 21 को आया है। 1st April 21 means PY 21-22. Give it a try, and if you go wrong, big deal. Big deal. Will you try it? पक्का? Yes. अब तक मैंने किसका रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाया आपको? इंडिविजुअल का। कल ये तुम होमवर्क करना, कल मैं रेसिडेंशियल स्टेटस बाकी के लोगों का सिखाऊंगी। पार्ट चैप्टर का कुछ अगला पार्ट है वो करूंगी, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो बीच में थ्योरी, बीच में प्रॉब्लम। दिस इज हाउ आई विल कंटिन्यू। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो एट 8:30. Okay, yes, so thank you dear students. Yes, I will try my best to conduct the test tomorrow, so I want similar good attendance on YouTube also. Okay, bye.